है लाख उलझने तेरी राहों में तो क्या, तुझे खुद जलकर तेरे घर को रोशन करना है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई के जरिए भारतीय रेलवे में शानदार पद प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर। आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई की बेहतरीन तैयारी कराने के लिए आपका अपना एसएससी मेकर परिवार आपके लिए लेकर आया है टारगेट बैच, जो देता है आपको रेलवे में 100% सिलेक्शन की गारंटी। इस बैच को मुख्य रूप से आरपीएफ के एग्जाम को टारगेट करके ही तैयार किया गया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का टारगेट बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। जय हिंद साथियों, मैं आनंद भास बात करता हूं। आपका एसएससी मेकर के इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव। भाई क्या हाल चाल है? उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए ले आए हैं बिल्कुल स्पेशल, जैसा कि आपने थंबनेल देखा। कई दिनों से ये आपको चर्चा में भी है और कई बार आपके आज की क्लास अपने आप में बेहद खास है। क्यों खास है? क्योंकि आज की क्लास जो है वो एमसीक्यू बेस्ड तो नहीं है, परंतु वो एमसीक्यू से ऊपर है। आज की क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना पक्के हैं। कौन से क्वेश्चन आएंगे ये सब हम लोग आज जानेंगे, ठीक है? चलिए, इसके पहले आपके सामने है ये बैच हमारे आ चुके हैं, ठीक है? क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग, ध्यान दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क वहां पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। ये लाइनें याद रखिए। कहने का मतलब है कि अगर आपने सोचा है कि हमें नौकरी मिलेगी तो मतलब नौकरी मिलेगी। यदि आपने सोचा कि नौकरी नहीं मिलेगी तो आपकी नौकरी नहीं मिलेगी। तो सारा का जो है वो आपके ऊपर है। यदि आपने सोचा कि यू कैन डू मीन्स यू कैन डू, इफ यू थिंक यू कांट डू इट्स मीन यू कांट डू। तो सारा सब कुछ आपके ऊपर है। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ये तीन है ना, ये अंधा कानून है। अक्सर आप लोगों ने गाना सुना होगा, ये अंधा कानून है। आप जरा खुद सोचिए, कोई पढ़ाई कहाँ करता है, कोई डिग्री कहाँ से लाता है, कोई क्या करता है, और कोई एक जो है कुर्सी पे जाता है। एक कुर्सी पर यानी कि जाकर, यानी कि एक बड़ी सी चेयर होती है, उस कुर्सी पे बैठ जाता है। अब इस कुर्सी पे बैठ के वो क्या करता है, फैसले सुनाता है, ठीक है? अब जो वो फैसले सुनाएगा तो कैसे सुनाएगा? सही बात है, वो जब फैसले सुनाएगा तो उसके सामने एक ऑप्शन होगा कि वो या तो अंदर की बात सुने यानी अपने मन की, या जो उसके सामने साक्ष्य रखे जाएं उसको समझे। तो यहां पर वही कानून है। प्राचीन समय से ये कानून चले आ रहे थे, समय समय पर अपडेट होते गए। समय समय पर अपडेट का मतलब एक दौर आया कि राजा महाराजाओं के समय भी कानून थे। राजा महाराजाओं ने कुछ कानून ऐसे बनाए थे कि भी कुछ के लिए कुछ होगा, कुछ के लिए कुछ होगा। उन्हीं में से कुछ राजाओं ने जो है ऐसा बनाया कि नहीं, सभी के लिए कानून एक समान है, चाहे वो मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। अगर उसने गद्दारी की है, अगर उसने गलत काम किया है तो सजा होगा। धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आगे की ओर बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया कि भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम बन गया या औपनिवेश बन गया। जब भारत अंग्रेजों का औपनिवेश बना तो औपनिवेश के इस दौर में आपने देखा कि जो ब्रिटेन था उसने क्या किया, भारत पे रूल करने के लिए समय समय पर कई सारे एक्ट पारित किए। इतना ही नहीं, भारत के लोगों को जानने समझने के लिए, भारत के दृष्टि में, भारत की पृष्ठभूमि में, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में किस चीज की क्या सजा होगी, यहाँ जो प्रचलित कानून थे उन सबको संगठित भी किया। और एक नाम आप लोगों को पता भी है, शायद आप बता भी सकते हो, लॉर्ड मैकाले। सुना है आप लोगों ने? जी हाँ, लॉर्ड मैकाले, जो कि आपके पहले क्या थे, विधि सदस्य थे। तो लॉर्ड मैकाले के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये आपके विधि आयोग के सदस्य थे, यानी इन्हीं की देखरेख में कुछ हमारे कानून बने। फिर आगे जो हमारा धीरे धीरे कानून सुधार होता गया, होते 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 एक समय ऐसा आया कि अंग्रेजों ने जो है आईपीसी, फिर कुछ समय के बाद सीआरपीसी,
ठीक है, इस तरीके से कुछ कानूनों को दस्तावेज के रूप में संहिताबद्ध किया। उस समय जो अंग्रेज थे, जो भी जज वगैरह थे, इन सब कानूनों को ध्यान से पढ़ते थे और इन्हीं के आधार पर जो भी अपराधी होता था उसे फैसला देते थे। तो यहां पर अब क्या हुआ कि हमारा जो सरकार है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भी ये पुराने कानून है, इन कानूनों में कुछ तो अच्छाई है, पर कुछ जो कानून है वो थोड़े से असंगत है। असंगत का मतलब वो तार्किक रूप से सही नहीं है। तो सरकार ने उनको सुधार करने के लिए या उनमें परिवर्तन लाने के लिए अपनी ओर से यानी 3 नए कानून को बनाने के लिए एक बिल प्रस्तुत किया, जिसे कहा गया भारत जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, दूसरे को कहा गया भारतीय न्याय संहिता बिल और तीसरे को कहा गया भारतीय साक्ष्य बिल। तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये बिल हैं, अभी यानी कि कानून बना नहीं है। आज हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। फिर हम बात करें, आज की क्लास अपने आप में बेहद खास है, आपको धैर्य पूर्वक समझना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अगर अच्छा लगेगा तो आप क्लास को जरूर शेयर करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रारंभ में, जैसे कि जो भी कानून बनता है आफ्टर 1947 यानी कि जब देश हमारा आजाद हुआ, तो इस आजाद भारत में यानी कि संसद, अब इस संसद में क्या हुआ कि संसद के 3 अंग, सबको पता है संसद के कितने अंग, 3 अंग। एक आपका हो गया राज्यसभा, जल्दी जल्दी आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा आपका हो गया लोकसभा और तीसरा हो गया आपका प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। अब यहां पे हम आर्टिकल के बारे में कहें तो जल्दी से कमेंट करिए। ये आपका आर्टिकल अगर हम बात करें तो 79, इसी तरीके से राज्यसभा के बारे में बात करें तो आर्टिकल 80 और यदि लोकसभा के बारे में हम बात करें तो आर्टिकल जो है 81 और राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 54। अब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का, याद रखेंगे कोई भी व्यक्ति लोकसभा ऑब्लिक राज्यसभा का, कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का हो उसे हम एमपी क्या कहते हैं, एमपीस, यानी हिंदी में कहें तो उसे हम सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तो उसे हम सांसद कहेंगे, याद रखेंगे सांसद कहेंगे। अब क्या हो गया कि जो आपके लोकसभा और राज्यसभा में जब सरकार का गठन हो जाता है, इसके बाद लगता है कि इस बिल में या इस कानून में या इस समय इस कोई भी चीज है, इस तथ्य में कुछ सुधार होना चाहिए, सरकार की जो नीतियां चली आ रही उनमें सुधार होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति, एनीवन यानी एनी पर्सन जो होता है, कोई भी व्यक्ति, तो कोई भी व्यक्ति, ये मान लीजिए कोई भी व्यक्ति होगा। अब ये व्यक्ति लगता है कि कोई सुधार होना चाहिए, तो यह एक दस्तावेज क्या देगा, दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। वो आपका लोकसभा में भी जा सकता है या फिर राज्यसभा में। अब जब लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा तो एक एक सदन से वो पास होगा, बहुमत के साथ पास होगा, ठीक है। बहुमत के साथ पास होने के बाद एक सदन से वो दूसरे सदन में जाएगा। जब दोनों सदन में पास हो जाएगा तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति उस पर क्या करेंगे, अपने हस्ताक्षर कर देंगे और जो दस्तावेज अभी केवल दस्तावेज था, यानी कि पास होने के बाद एक विधेयक का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, विधेयक का रूप, ठीक है। और जैसे ही इस पे प्रेसिडेंट साहब क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, ये आपका एक्ट या आपका कानून बन जाता है, यानी कि आपका अधिनियम या कानून बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब तक प्रेसिडेंट हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वह कानून या एक्ट नहीं बनेगा, याद रखिए। आज हमने ये टॉपिक क्यों चुना, इस टॉपिक में हम आप में से किसी का नाम नहीं लेंगे,
कारण क्या है, रिकॉर्डेड क्लास है। इसमें क्या है, हमें तथ्यों पर विशेष ध्यान देना था और नाम लेते समय तथ्य गड़बड़ा जाते हैं, है ना, समझने में समस्या होती है। इस वजह से आप धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि सर ने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो इसे आगे भी शेयर करना है। तो आपके सामने एक बात पूरी क्लियर हो गई कि मान लीजिए कि कोई भी आपका व्यक्ति हो, अगर वो कोई भी दस्तावेज कोई भी होता है, चाहे राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्तुत करता है और दोनों सदनों से यदि वो पास हो जाता है और अंत में जब प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति महोदय जो उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और इस अवस्था में यानी इसके बाद वह एक कानून का रूप या अधिनियम का रूप ले लेता है। अब यहां पर एक अलग विचार है, एक अलग मैटर है कि भाई लोकसभा में यानी हो सकता है कि किसी पार्टी की संख्या अधिक हो तो लोकसभा में आसानी से पारित हो जाए या राज्यसभा में आसानी से पारित हो जाए, या कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर कुछ सदस्यों को किन्हीं कारणों से बाहर निकाल कर अवैध तरीके से पारित करा दिया जाए। सभी कारण हो सकते हैं। तो जब ऐसे कारण होते हैं और इस स्थिति में कोई विधेयक पास हो जाता है, जब सबकी सहमति नहीं होती है, तो वो कानून जब लागू हो रहा होता है तो उस पर विरोध होता है। और इस समय आप यही विरोध जनमानस या कई जगह आप देख रहे होंगे, टीवी पर डिबेट में भी यही सारी चीजें सामने आती हैं। हम इसमें नहीं पढ़कर सीधे हम इसमें आते हैं कि ये 3 कानून जो कि अब कानून बन गए हैं, एक विधेयक नहीं रहे हैं, अर्थात बिल नहीं रहे हैं, ये 3 कानून कहते क्या हैं। देखिए, बदल गई देश की आपराधिक व्यवस्था। अब ये 3 कानून थे, इन 3 कानूनों के पास होने के साथ ही आपकी देश की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से बदल गई। कैसे बदल गई जरा हमें समझना है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 12 दिसंबर 2023 में 3 कानूनों में बदलाव का बिल संसद में पेश हुआ। 21 दिसंबर को संसद से तीनों विधेयक क्या हो गए, पारित हो गए। मतलब 12 दिसंबर को पेश किया गया, 21 दिसंबर को पारित हो गए और 25 दिसंबर को हमारी राष्ट्रपति जो महोदया हैं, वैसे वर्तमान में कौन है प्रेसिडेंट, कमेंट करिए। तो राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर कर दिया और हस्ताक्षर के साथ ही तीनों विधेयकों को मंजूरी मिल गई और इसे कानून कहा जाने लगा। 24 फरवरी 2024, ध्यान दीजिएगा, 24 फरवरी 2024 को केंद्र ने कानून लगाने की तारीख घोषित की। यानी जब यह कानून बन गया तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम इन कानूनों को लागू करेंगे। इसका मतलब अभी देश में चुनाव नहीं हुए थे, जो आपका 2023 में सरकार के द्वारा एक बिल जो कि कानून का रूप था, उसे सरकार ने उसकी डेट आपके अनाउंसमेंट कर दिया कि हम चाहे सत्ता में आए या ना आए, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इसे 1 जुलाई 2024 से लागू कर देंगे। अब क्या हुआ, जैसा कि सरकार ने कहा था, सरकार ने अपने वादे के अनुसार इन 3 कानूनों को 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया। अब 1 जुलाई 2024 से ये 3 कानून जब लागू हुए तो समाज में बहुत सारा यानी कि आपका उथल पथल मचा। जो हमारे पुलिस हैं, जो हमारे जो जज साहब हैं, जो हमारे वकील हैं, उन सब के जीवन में क्या परिवर्तन आया। क्या ये 3 परिवर्तन साधारण परिवर्तन है या 3 परिवर्तन ऐसे परिवर्तन है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। आज हम इसी बात पे चर्चा करते हैं। आगे आइए। आपने देखा कि पहले जो फोटो था उस फोटो में हमने आपका ये नहीं दर्शाया था कि उस फोटो में हमने आपको ये नहीं दर्शाया कि इनकी वर्ष के बारे में, लेकिन यहां पे हमने लिख दिया 2023, यहां भी लिख दिया 2023 और यहां पे लिख दिया 2023। आखिर ऐसा हमने क्यों लिखा? हमने इसलिए लिखा क्योंकि अब ये विधेयक नहीं रहे, अब ये विधेयक से कानून बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? तो ये विधेयक नहीं रहे, ध्यान देना है। अब विधेयक से एक कदम आगे बढ़कर ये कानून बन चुके हैं, या आप सरल भाषा में इसे एक्ट या हिंदी में
आप इसे अधिनियम भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर सही तथ्य कहा जाएगा तो इसे हम कानून कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गए हैं? 3 कानून। अब ये 3 कानून क्या कहते हैं, इन 3 कानूनों में क्या परिवर्तन आया है, इसी को हमें देखना है। देखिए, अगर हम बात करें पहला कानून, क्या कह रहा है भाई? पहला कानून कह रहा है कि 1860 में, ध्यान दीजिए, 1860 1860 में बने आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाएगा। यानी जो आईपीसी 1860 में बना था उसे अब आईपीसी ना कहकर भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। इसी तरीके से 1898 अर्थात 1898 में सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी जो है अब उसे सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाएगा। ध्यान देना है। इसी तरीके से तीसरा आपका कह रहा है 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड, इंडियन एविडेंस कोड आईईसी, याद रखिएगा, इंडियन एविडेंस कोड की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 कहा जाएगा। तो आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि इनको किस नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा, किस नाम से जाना जाएगा। अब देखिए, ये जो कानून लागू हुए, इन कानूनों के बाद क्या दैनिक जीवन में परिवर्तन आएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले हो गया गंभीर अपराध। ये गंभीर अपराध क्या कह रहा है, इसको हमें समझना है। देखिए, उम्मीद करेंगे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ जी, अरे भाई हो हिल के बहुत रहा है भाई। देखिए, अगर गंभीर अपराध कहें, नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी होगी। पहले क्या था, जो भी नाबालिग है, यानी कि जो भी नाबालिग है, 14-15 साल से लड़कियां कम की हैं, 12-13, तो पहले उसे क्या होता था कि 10-12 साल। अब ऐसा कुछ नहीं, अब सीधे उन्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा या जिंदगी भर आप जेल में रहो। बहुत अच्छी बात है, कोई भी खराब बात नहीं है। पहले रेप की धारा 375, 376 थी। पहले कहा जाता था कि धारा 375 लगा देंगे, धारा 376 लगा देंगे, लेकिन अब कहा जाएगा धारा जो है 63 और 69। तो यहां पे एक प्रॉब्लम हो गई। जो पुलिस वाले हैं उनको याद करना पड़ेगा, अरे भाई पहले 375 था, अब कितना लगाना है, ओ धारा 63 लगाना है। या इसी तरीके से जज साहब से भी गलती हो सकती है ना, तो समस्या तो आएगी। दूसरा, हत्या की धारा पहले 302 थी। आप अक्सर कहते थे ना, आपको 302 के तहत गिरफ्तार करवा देंगे, ज्यादा मत बोला करो, लेकिन अब 302 ना कहकर 101 कहना पड़ेगा। इसी तरीके से गैंग रेप का जो दोषी को 20 साल तक की सजा या फिर जिंदा रहने तक जेल में सजा, मतलब जब तक जिंदा रहो सड़ो, बिल्कुल सही है, कोई बुराई नहीं है। इसी तरह मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा। जैसे होता है ना, मानो 10-20 लोगों ने घेर लिया, इसके बाद से कहा अरे जय श्री राम बोलो, या ये जय अल्लाह बोलो, या ये बोलो। जैसे कोई धर्म दूसरा धर्म में किसी ने क्या कर दिया, झूठी अफवाह कर दिया, तो मॉब लिंचिंग, यानी भीड़ ने उसको मार डाला किसी के कहने पर। अगर ऐसा कुछ होगा तो सीधे फांसी। ये भी कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ट्रायल का मामला क्या होगा? ट्रायल का मामला, अब आपको गिरफ्तार किया जाता है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। यानी कि मान लो आपको घर से उठा लिया या रास्ते से उठा लिया, कोचिंग से, पहले नहीं बताया जाता था, लेकिन अब बताया जाएगा। अब क्या बताया जाएगा, भैया उठा लिया है, आप आज्ञा समझो। बहुत बढ़िया बात है। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी। यानी कि 90 दिन तक का पुलिस रखेगी, और जब आप पूछोगे कि भैया 90 दिन में का हुआ बताओ तो सही, तो बताएगी। अब समझिए, पहले कम था, अब 90 दिन तक का आप अंदर रहोगे, यहां पे थोड़ा सा दिक्कत है।
अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। यानी कि पहले क्या होता था कि उठा के तुरंत ही आपको कोर्ट के सामने ले जाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब उठा ले जाएंगे, कोर्ट के सामने नहीं ले जाएंगे, और जरूरी भी नहीं कि 90 दिन में ले जाएं। अब इन्हीं कई सारे पॉइंट को लेकर चर्चा हो रही है ना, कि कुछ तो सही है और कुछ क्या है पॉइंट थोड़ा सा मतलब गड़बड़ा रहा है। आगे देखते हैं। अगला हम बात करते हैं एक्सीडेंट के मामले में। वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। मानो गाड़ी चला रहे थे कार वार और तुमने ठोक दिया, घायल हो गया, और तुमने कहा यार भैया आपको हम पुलिस के पास ले चल रहे हैं, तो आपको सजा कम होगी। अच्छी बात है, कम से कम इससे क्या होगा कि पहले ड्राइवर भाग जाता था तो अब भागेगा नहीं, अच्छी बात है। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी, बिल्कुल सही है। जो बड़े घर के लड़के होते हैं है ना, अब वो दारू पी लिया, बियर पी रहे, कार भगा रहे हैं, फुटपाथ पे बेचारे जो सो रहे होते हैं उन्हें कुचल देते हैं, तो 10 साल की सजा बढ़िया है। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है, अब कानून बन गया। अब काम धंधा मिला नहीं, 4-5 लोगों को ले लिया गाड़ी पे, 2 इधर से और 2 उधर से, और लेने के बाद से क्या किया, किसी की महिला के गले से चैन खींच ली या कुछ लूट लिया। ऐसी घटनाओं में कानून बन गया, पहले नहीं था, बिल्कुल सही बात है। अच्छा हुआ। सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी सामान्य झगड़े की धारा, जैसे तुम्हारी लड़ाई हुई मान लो भैया से या किसी से, तुमने क्या किया, डंडा उठाया और भाई के सर पे दे मारा या मम्मी के सर पे दे मारा, तो पहले क्या होता था, मतलब ठीक है चलो हो जाता है। तो पहले ऐसा क्या था कि सामान्य धारा लगती थी, लेकिन अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, 10 साल की सजा होगी अगर ज्यादा चोट आ गई तो। अच्छी बात है। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिलेगी। कहने का मतलब खूब आपने भयंकर वाला किया है काम, तो पहले क्या होता था कि मतलब 2-3 साल देखेंगे, अच्छा जैसे राम रहीम, अब राम रहीम ने मर्डर भी किया है, रेप भी किया है, और आए दिन बाहर आता है और सत्संग करता है। गलत बात है ना भाई, गुनाह जो है चाहे वो आपका 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, सजा सबको बराबर मिलनी चाहिए ना। तो ऐसे यहां कहा गया। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। यह नहीं कि तुम्हारा फैसला चल रहा, पता चला तुम मर गए, चले गए और फैसला अभी भी आया नहीं, केस चल ही रहा है, तो बोला गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। अब 3 साल में बताओ, फाइनल करो, बिल्कुल सही है। हम तो कह रहे 3 साल की जगह कम से कम 1 साल किया जाए, 6 महीने किए जाए, ज्यादा सही है। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। पहले क्या होता था, जज साहब मुकदमा खत्म हो गया और 6 महीने 1 साल 2 साल बाद फैसला दे रहे, पता चला जज साहब हैं कि नहीं है। ऐसा नहीं, अब क्या हो गया कि भैया मुकदमा खत्म हो गया ना, अब 1.5 महीने के अंदर हमको फैसला दो, सही है गलत है जो भी करना है, बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी, और फैसले के साथ जब फैसला हो गया तो ऐसा नहीं सजा हम 1 महीने बाद सुने। अरे भाई 1 महीने के बाद क्यों, सारा सब कुछ हो गया तो सुनाओ जो भी सुनाना है, तो 7 दिन के अंदर। दया की याचिका दोषी ही करेगा। अब ऐसा नहीं कि कोई और करेगा, मतलब जेल के अंदर तुम हो और याचिका कर रही तुम्हारी मम्मी या वकील, ऐसा नहीं है, तुम खुद करोगे। अब यहां पर एक समस्या है, अब तुम करना चाहते हो लेकिन पुलिस करने नहीं दे रही है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी एनजीओ या कोई संस्थान कर सकता था। अब यहां पे आप देख सकते हो कि 1 जुलाई से देश में ये सारे जो 3 नए कानून ये लागू हो गए, यानी कि भारतीय न्याय संहिता आपका लागू हो चुका है। यहां पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप इसे देख पाइए, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए, यहां पे अगर हम बात करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023, इसने आईपीसी 1860 की जगह ली है। ध्यान दीजिएगा, आईपीसी 1860, तो पेपर में क्वेश्चन बनेगा आईपीसी 1860 की जगह कौन आया है।
तो ये भारतीय न्याय संहिता। इसी तरीके से सीआरपीसी 1973 की जगह कौन आया है? 2023। इसी तरीके से ब्रिटिश शासन काल में 1872 की जगह कौन आया है? 2023। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं कि जो आईपीसी जो थी उसमें कुल धाराएं कितनी थी, तो आईपीसी में जो कुल धाराएं थी 511। ध्यान दीजिएगा। अब वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 358। तो पेपर में यही क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाएगा। दूसरा, परिभाषित किए गए अपराध 20, ठीक है, और कितने में सजा बढ़ाई गई? 33 में, 33 में। तो याद रखिएगा 33 में सजा क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। इसी तरीके से जो आपका सीआरपीसी था 484 थे, अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो 531। तो पहले जो थी वो 484 था, आज 531। तो संशोधन कितने में हुआ है? 177 में। नई धाराएं कितनी जोड़ी गई हैं? 9। और कितनी धाराओं को हटा दिया गया है? तो 14। इसी तरीके से जो साक्ष्य अधिनियम है 167 थी, अब इसमें भी बढ़ गया है, यानी 2 में बढ़ा है, बस आईपीसी में घटा है। यानी कि 2 में बढ़ा है, बस 1 में घटा है। तो संशोधित धाराएं 24, नई धाराएं 2 और निरस्त की गई 6। अब इन धाराओं को पहचान बदल जाएगी। अब पेपर में ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने हत्या किया, धारा 101, पहले 302, हत्या का प्रयास किया, पहले 307, अब 109, बलात्कार किया 376 की जगह 63, ठगी किया 420, पहले कहते थे ना तुम तो 420 हो, अब 420 नहीं कह पाओगे, अब कहोगे तुम तो 318 हो, 420 नहीं हो, कितना हो? 318 हो। गैर कानूनी जगह एक जगह खड़े हो जाते थे, जैसे धारा सुनते थे ना 144, हाँ तो डीएम साहब ने धारा 144 लागू कर दिया है। धारा 144 होता क्या है? धारा 144 ये कहता है 4 लोगों को एकत्र ना होना, 4 लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी, 4 लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी। अब धारा 144 नहीं कहा जाएगा, क्या कहेगा? 189 की धारा 189 लागू हो गई है। तो अब ये आपको याद करना पड़ेगा, पेपर में आना तय है। दूसरा क्या है, पुलिस को भी दिक्कत होगी। पहले हर को याद है भाई 420, अब क्या कह रहे हैं? 420 नहीं 318 लगाओ। फिर क्या है? अरे धारा 144 लगी है, तुम यहां पे अंदर हो, तो तुम कहोगे भैया धारा 144 नहीं है, चेंज हो गया है। तो क्या हो गया है? अरे क्या हो गया है? हाँ तो 189 हो गया है। इस तरीके से अब यहां पर अब इसमें नई बातें क्या क्या आई हैं? तो पहले आया है 0 FIR। ये 0 FIR क्या होता है? 0 FIR क्या होता है जरा समझिए। पहले तो FIR का मतलब क्या होता है बताइए भाई। देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये होता है FIR का मतलब हिंदी में। अब 0 FIR क्या है? ये 2023 कहती है कि पीड़िता को किसी भी थाने में 0 FIR लिखवाने का अधिकार है। मतलब आप ऐसा नहीं दिल्ली में हो और अचानक आप चले गए केरल, या अचानक चले गए यूपी, या अचानक चले गए बेंगलोर, अब वहां पे कोई कांड होता है या कुछ होता है, या मान लीजिए आप जहां पे थे घटना वहीं की है, परंतु आपको फोन के माध्यम से पता चलता है, तो आपको पहले अपने जहां पे स्थान था ना वहां आके लिखवाना पड़ता था। पर इसमें कहा गया नहीं, आपको जैसे ही ये पता चले आप 24 घंटे के अंदर जाइए, यानी संबंधित जो थाना है वहां पे आप क्या करिए कि लिखवाइए, अगल बगल जो भी थाना हो, और जैसे ही आप लिखाएंगे वो थाना क्या करेगा, आपके थाने के पास
तुरंत ही 24 घंटे के अंदर केस को ट्रांसफर कर देगा। मतलब जैसे आपके घर में चोरी हो गई, क्लियर, अब आप हो बाहर, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप हो यानी कि कानपुर में, ठीक है, ये कानपुर में आपका घर है और आप हो कहां पे, आप हो सूरत में, यहां पे चोरी हो गई। तो अब क्या होगा कि पहले सूरत में आप थे तो आपको लगता था कि भैया जाते थे, अरे साहब मेरे घर में चोरी हो गई जरा देख लीजिए ये वो, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे जाइए और सूरत के थाने में लिखाइए, तुरंत ही फोन जाएगा आधे एक घंटे के अंदर, अरे भाई कानपुर वाले ध्यान दो चोरी हो गई, चोरी हो गई। अब जैसे ही होगा अलर्ट हो जाएगा। तो अच्छा है, कम से कम थोड़ा सा तो बढ़िया ही है। जांच क्या हो रही है, पुराने कानून में जांच से जुड़ी जानकारी शिकायतकर्ता के साथ साझा करने की बाध्यता नहीं थी। मतलब क्या हो रहा है, मतलब आपके खिलाफ जो जांच हो रही है, कितने लोगों को पता चला, कितने लोगों को नहीं पता चला, ऐसा सब कुछ। अब इसमें क्या है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, अगर मान लीजिए आप ये हो तो आप पूछ सकते हो कि भैया जांच में क्या पता चला, हमें बताओ भी तो, हम अपराधी हैं कि नहीं है। तो पहले ये नहीं था, अब होगा। नए कानून के तहत पुलिस को 90 दिन के भीतर जांच पूरी करनी होगी और जांच से जुड़े हर अपडेट्स को साझा करना होगा। परंतु यहां पर एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है 90 दिन। पहले ये दिन 90 नहीं था, पहले कम था। तो अब जो व्यक्ति अंदर है, जेल में है, कुछ भी है, तो अगर पुलिस चाहेगी तो 90 दिन तक आपको अंदर रखेगी और 90 दिन कहेगी सॉरी सॉरी सॉरी, हमको आपके बारे में कुछ नहीं पता चला, आप बाहर जाइए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पे पेच जो फंस रहा है वो दिन का फंस रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे शब्दों में कहें तो पहले यानी कि जांच का बारे में पता नहीं चलता था, अब पता चलेगा। तो एक तरफ अच्छा भी है पर थोड़ा सा, है ना। दूसरा, हिरासत में लेना। नए कानून के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के लिए बिना कारण बताए क्या कर सकती, हिरासत में ले सकती है, ठीक है, हां ले सकती है, जो किसी आदेश की अवहेलना या अनादर कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि अगर आपको हिरासत में ले लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, अगर पहले हिरासत में लिया गया तो 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने पेश किया जाता था। भाई जज साहब देखते थे, पूछते थे और बताओ मार वार तो नहीं पड़ी, चोट वोट तो नहीं लगी, यानी जज के सामने जब पेश होता था तो पता चलता था कि उसको मारा गया नहीं 24 घंटे के अंदर। अब क्या होगा कि जैसे तुम रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, पुलिस वाले ने कहा इधर आओ, चलो जीप में बैठो, चलो अंदर। अब वो बता भी सकता है, नहीं भी बता सकता, पुलिस कहेगी कुछ नहीं, तुमको 24 घंटे तक लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ही 24वां घंटा चालू होगा, 1-2 मिनट बाकी होगा, पुलिस कहेगी जाओ बाहर, और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पे समस्या ये है कि 24 घंटे में पहले भी था, लेकिन पहले क्या था, जज के सामने पेश करना था, अब ये चीज हटा दी गई है। तो यहां पर यह समस्या है, आप समझ रहे हो ना, यहां पे यह समस्या है। जैसे यहां पे लिखा है ना, आदेश की अवहेलना या अनादर करना। अब मान लो कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो पुलिस और किसी से हो, समझ गया तो कहेगा अच्छा तुमने मेरी बात नहीं मानी। जैसे पुलिस वाला है, तुम निकल रहे हो, पुलिस वाले ने कहा यहां से क्यों जा रहे हो, उधर से जाओ, तुमने कहा भाई हम जाएंगे, सब लोग जा रहे हैं, मुझे भी जाने दो, कहेगा तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, चलो अंदर, ऐसा भी कह सकता है। केस वापसी। पुराने कानून में जांच के आधार पर पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लगा सकती थी या मुकदमा वापस ले सकती थी। यानी कि जो केस वापसी था तो पुलिस कहती थी कि भैया अब हमने केस की छानबीन कर लिया है, अब इस केस को हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, है ना, या क्लोज कर रहे हैं। पर नए कानून को तहत जब पुलिस केस बंद करना चाहती है तो जो शिकायत करता है, यानी कि जिसने कहा है कि भैया चेक करो, तो उससे पूछना होगा। तो ये एक अच्छी बात है। मतलब कि जैसे आपने कहा, भाई ए ने कहा बी के खिलाफ, इसने ए ने क्या कर दिया, बी के खिलाफ केस कर दिया है।
अब क्या हुआ, बी ने जो है पुलिस को पैसा दे दिया। क्या दे दिया? पुलिस को पैसा वैसा दे दिया। तो पहले क्या करती थी कि जो बी है वो अपने ही मन से ठीक है, ओके डन, आपस में समझौता हो गया और बंद कर देती थी। पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा कि पुलिस को ए से पूछना पड़ेगा, देखिए भाई अब ये केस हम बंद कर रहे हैं, अब इस केस में आगे कुछ नहीं हो सकता, कोई समस्या तो नहीं। तो ए जो है उस पे लिखेगा नहीं, अब हमें समस्या नहीं है, हम साइन कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। और लेकिन पहले क्या था, पुलिस को खुद इसमें यह कहा गया कि अब जो शिकायतकर्ता को अदालत के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। ठीक है, हाँ याद रखिएगा कि जो शिकायत करता है वो कहेगा रे ये तो भैया पुलिस वाला जो मिल गया उससे हमारे पास सबूत है, पक्का सबूत है, तो वो अदालत के सामने चला जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज है। आगे आपके सामने ये बैच है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम एमटीएस के बारे में कहें तो ये मुक्ति बैच आपका चल रहा है, फौजी बैच कमिंग सून है, और संकल्प बैच आपका चल ही रहा है। आपको पता है कि मंडे को इसमें आपका महाजनपद होगा, और संग्राम बैच जो है वो कमिंग सून। मॉब लिंचिंग पर कानून, देखिए मॉब लिंचिंग पर कानून धारा 103 का खंड 2 क्या कह रहा है कि एक भीड़ हो गई तो भीड़ द्वारा हत्या को परिभाषित किया गया। पहले ऐसा नहीं था, इस कानून में इसे परिभाषित किया गया, जो कि एक अच्छी बात है। इसमें कहा गया है 5 या 5 से अधिक लोग कहीं पर किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, भाषा, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान या किसी भी आधार पर उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं और इस गलत व्यवहार में उसकी मौत हो जाती है, तो जितने लोग हैं अगर वो सभी पकड़ में आते हैं तो उनको जीवन भर जेल में रहना होगा या मौत की सजा भी हो सकती है। तो ये एक अच्छा कानून है, ठीक है, अच्छा है, होना भी चाहिए। यहां कहें राजद्रोह अब देशद्रोह नहीं। पहले क्या था कि राजद्रोह अब देशद्रोह, यानी पहले राजद्रोह कहा जाता था ब्रिटिश के राज में, अब उसको एक नया नाम दिया गया यानी देशद्रोह। आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह कानून को खत्म कर भारतीय न्याय संहिता में धारा 152, ठीक है, पहले जो था वो 124A था, इसे खत्म कर दिया गया और अब एक नई धारा जोड़ी गई 152, और इसी में कहा गया देशद्रोह। अब देशद्रोह का मतलब क्या है? देशद्रोह का ऐसा मतलब है कि आपके किसी भी भाषा से, आपके किसी भी विचार से अगर लगता है कि देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता खतरे में है तो आपको क्या है, देशद्रोह की कैटेगरी में रखा जाएगा। याद रखिएगा, आपको किसकी कैटेगरी में रखा जाएगा? तो आपको देशद्रोह की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब यहां पे सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस देशद्रोह को परिभाषित कौन करेगा, इसका उल्लेख नहीं है। मतलब समझ में आया? इसका उल्लेख नहीं है, परिभाषित कौन करेगा। मतलब जज साहब करेंगे, पुलिस वाला करेगा, वकील करेगा, कौन करेगा इसका उल्लेख नहीं है। पुलिस वाले का मन किया, जज वाले साहब का मन किया, या किसी का, तो पुलिस ये कह सकती है कि मान लो आप हो कहीं पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे हो या कुछ कर रहे हो, बात कर रहे हो, पुलिस वाले आएंगे, तुम्हारे सिगरेट पीने से देश खतरे में पड़ रहा है, चलो अंदर। तो यहां पर यह समस्या है कि इस देशद्रोह को परिभाषित नहीं किया गया है। क्लियर? हाँ, परिभाषित नहीं किया गया है। आतंकवाद की परिभाषा, आतंकवाद की परिभाषा क्या है? तो देखिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि आपके किसी भी गतिविधि से, जैसे पहले करते थे, उन गतिविधियों से, मतलब बात से, व्यवहार से, कुछ भी यानी धर्म से, आचरण से कुछ भी ऐसा रहा कि देश को खतरा है, तो आपको सीधे क्या होगा कि कम से कम जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति बम, डायनामाइट या ये सब चीजें मिली, अब यहां पर एक समस्या यह है कि आपको पकड़ के डाल दिया जाएगा,
आप क्या कर सकते हो इसके बारे में इसमें नहीं कहा गया। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अब हम पढ़ा रहे और हम बैग लेकर मान लिए कहीं गए और बैग को थोड़ी देर के लिए हमने कहीं रख दिया, चाय की दुकान पे या कहीं पे, और कोई हमसे नफरत करता है और उसने क्या किया, उस बैग में कुछ रख दिया, तो अब क्या है, हमको तुरंत ही गिरफ्तार करके भेज दिया जाएगा, हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। इसका कोई यहां पे प्रावधान नहीं किया गया। इसको लेके चर्चा है कि कम से कम ये होना चाहिए। आप भी जरा सोचिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति इस रूप में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे भी बोलने का हक होना चाहिए कि नहीं। तो ये थोड़ा सा एक हल्का सा, बाकी ये सही है। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया है होमवर्क का, आप इसे कमेंट कर सकते हैं और अगली क्लास में यानी कल आपका जो है संडे है और संडे को हम लोग मैपिंग करेंगे, अर्थात मैप के बारे में। और संडे को इस बार हम लेकर आ रहे हैं गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, इन तीनों नदियों के बारे में। तो कल सुबह 6 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। और ये सेशन कैसा रहा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन है, कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा आपको, ठीक है, क्या सीखा और क्या आप और जानना चाहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं अनंत भारत अब लूंगा आपसे इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।